वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सेकंड स्टेज ऑफ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हम करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे अकाउंट्स हो, ऑडिटिंग हो, फाइनेंस हो, जो भी आपके सब्जेक्ट है, कॉमर्स रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, फाइनेंस रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसका एक एमसीक्यू करते हैं तो आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं डेली, अगर हम लोग सोचो, अगर हम डेली 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं तो 365 दिन में आप कितने सारे एमसीक्यूज कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई विद 4 कितने कॉन्सेप्ट आप उसके क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन नॉट रिटेन एवरीथिंग, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई फॉर द बेस्ट। ऑलराइट, तो हमने जो अब डिस्कस किया था, अगले कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मैंने आपके साथ कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस किए थे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। आई एम रियली हैप्पी कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं इसके अंदर। 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रिस्पॉन्स मिलते हैं। रियली हैप्पी कि आप लोग वोटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, चाहे बीबीए कर रहे हैं, चाहे 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे करते हैं ईपीएफओ, वो भी होता है, असिस्टेंट अकाउंट वो भी होता है, एनएफएल जो भी होता है, इन सब की तैयारी इन एमसीक्यूज के थ्रू हम कर सकते हैं। ऑलराइट, बस ये है कि आप जुड़े रहो चैनल के साथ और दोस्तों को शेयर करते रहो। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने एक टॉपिक लिया था, ओवरहेड्स आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऑल ऑफ द अबव। इसमें 75% बच्चों ने लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि राइट आंसर है। क्यों है बताता हूं अभी। 10% स्टूडेंट ने, 1800 बच्चों में से 10% बच्चों ने लिखा डायरेक्ट एक्सपेंस, नो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो। ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ओवरहेड इज बेसिकली यूज्ड व्हेन वी आर डीलिंग विद द कॉस्ट अकाउंटिंग कांसेप्ट। और ओवरहेड्स को हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास इनडायरेक्ट पार्ट होता है, इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर इनडायरेक्ट, ये 3 इनडायरेक्ट पार्ट्स को, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, तीनों को क्लब कर दें तो वी कॉल देम ओवरहेड्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इनको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनको हम आज खर्चा करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट उठाते हैं हम आने वाले समय में, मतलब समय में, जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया, अंडरराइटिंग कमीशन दिया, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स किया। इसके लिए एक टॉपिक है, मेरी वीडियो है, अगर आप उसको देखिएगा जरूर, फिक्टिशियस एसेट्स की। तो फिक्टिशियस एसेट्स बाय नितिन गोयल, और आपको एक वीडियो मिल जाएगी, येलो कलर की टी शर्ट मैंने पहनी हुई है उसके अंदर, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। यही लेक्चर है, हो सके तो उसको देखिएगा, बहुत पावरफुल है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो हमारे गोदाम, गुड्स को बना के या खरीद के गोदाम तक लाने के लिए हम करते हैं। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट कभी सीखा होगा बनाना, तो उसमें आपने जितने भी खर्चे डाले हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने डालते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन हम उनको ओवरहेड नहीं बोलते, बिकॉज ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड, नॉट एक्चुअल काइंड ऑफ। तो एक्चुअल हम चलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ओवरहेड चलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इसका आंसर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 75% बच्चों ने सही आंसर दिया और बाकी सीख गए होंगे। दूसरा सवाल आता है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। इस पे वोटिंग हुई हमारे 2000 बच्चों की, और 2000 बच्चों में से 84% ने जवाब दिया सिस्टमैटिक रिस्क और 16% ने दिया अनसिस्टमैटिक। अब मैंने क्या किया था, स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, एमसीक्यूज होते कंफ्यूज करने के लिए, इसके आगे भी एक क्वेश्चन डाला, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क के रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और डाला, जिसका आंसर मैक्सिमम बच्चों ने गलत दिया, लेकिन यहां पे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया। तो इसका मतलब अभी पकड़ है, लेकिन ढंग से नहीं आ रही। हमारे पास 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक और एक होते हैं अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क हमारे वो रिस्क होते हैं जो कि सिस्टम वाइड होते हैं। मुझे नहीं पता आपको बोर्ड दिखेगा नहीं दिखेगा, सिस्टम वाइड और सिस्टम ड्रिवन। मतलब ये हमारे ऊपर के लेवल की चीजें हैं, जैसे पॉलिटिकली कुछ चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हुआ, सत्ता चेंज हो गई, प्रधानमंत्री बदल गए हमारे, या कुछ भी हुआ, ऐसे कोई भी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं,
अर्थक्वेक आ गया, जिसको नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, ऐसे हमारे हाथ में नहीं है वो चीजें, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट थिंक अबाउट कंट्रोलिंग दैट। अब वो चीजें हैं जो कि हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक हो गई, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क, इट इज कमिंग फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द एनवायरमेंट, नॉट फ्रॉम अवर ओन सेल्फ। जो हमारे हाथ से होती है, हमारे यहाँ पे जैसे स्ट्राइक हो गई, लॉकडाउन हो गया, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो गई, सप्लाई नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है, कुछ खराब हो गई मशीन हमारी, दैट इज अवर प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब इसका अगला क्वेश्चन जब पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहां पे रिस्क है, कहां पे नहीं है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है सिस्टमैटिक रिस्क, बिकॉज वो हमारे से परे हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरा एक लैपटॉप है, काफी पुराना लैपटॉप भी है हमारे घर में, मेरे पास लेटेस्ट भी है। अब पुराना लैपटॉप जो था उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आ गई that your Windows 7 will be expired soon, upgrade to Windows 10। अब क्या मेरे हाथ में है वो, that is a technological change and it is a systematic, either you cope up or you get lost, या छोड़ दो उसको, ठीक है, stay in और stay out। तो मुझे क्या करना पड़ा, उसको अपग्रेड करना पड़ा, मेरे हाथ में नहीं है, मुझे इसे अपग्रेड करना है, लेकिन that is not in my hand कि वो Windows 7 ही रहेगा, नो सर, Windows 10 हो गया तो Windows 10 को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इसके साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन या सीए इंटर, उनके लिए छोटी सी वीडियो। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ पे मुझे आई वाज सरप्राइज टू सी कि अगर मेरे से स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं तो उसके बावजूद भी आंसर गलत आया। पढ़ते हैं क्यों। श्याम इज प्लानिंग टू स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹500,000 या 5 लाख से उसने बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करी है। बाय डिपॉजिटिंग द सेम इन बैंक, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। पहली बात तो याद रखना मेरे से दोस्तों कि जब जर्नल एंट्री बनाते हैं हम लोग, तो जर्नल एंट्री बनती है बिजनेस के लिए। जर्नल एंट्री हम श्याम के लिए नहीं करते, जर्नल एंट्री राम नितिन किसी के लिए नहीं करते, हम एंट्री करते हैं बिजनेस के लिए। सबसे पहले तो इसकी एंड लाइन सुनते हैं शुरू से, श्याम इज प्लानिंग टू स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹500,000 या 5 लाख बाय डिपॉजिटिंग द सेम इन द बैंक, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। ऑप्शन नंबर 1 डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल। हम अमूमन दिमाग चलते हैं ना, ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो लॉजिक चलो, ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ही कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कहीं लिखा होता है ही प्लान टू स्टार्ट बिजनेस विद कैश, नहीं लिखा होता ना। यहां पे क्या है, ही इज प्लानिंग, तो क्या प्लानिंग शुरू हो गया, नो, यहां प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब कभी बिजनेस शुरू करना नहीं होता, अभी शुरू नहीं हुआ तो क्या एंट्री आनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, नॉट पॉसिबल, बिजनेस शुरू नहीं हुआ। डेबिट बैंक क्रेडिट कैपिटल, अब कुछ बच्चों ने अंदाजा लगाया होगा बैंक में पैसा जमा हो गया है कैश से, तो बैंक में जमा हो गया तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। 27% बच्चों ने बोला ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट, नॉट पॉसिबल। हम बिजनेस के बिहाफ पे काम करते हैं, अकाउंटेंट बिजनेस के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करता, किसी पर्सन के लिए नहीं करता। तो बिजनेस तो शुरू नहीं हुआ तो एंट्री क्यों होगी। डेबिट बैंक क्रेडिट कैश नहीं हो सकता। अल्टीमेटली नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, कोई एंट्री पास नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो श्याम इज प्लानिंग टू स्टार्ट, ये जो वर्ड है ना प्लानिंग टू स्टार्ट, एमसीक्यूज हमेशा आपको एक भुलकवे में, कंफ्यूजन में, इल्यूजन में डालते हैं। तो सारे आंसर सही भी लगते हैं, सारे आंसर गलत भी लगते हैं, लेकिन प्लीज कंसेप्चुअल अगर आपकी क्लैरिटी है तो आपको सारे आंसर परफेक्टली आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और हमारे 72% बच्चों ने इसका आंसर लिखा नॉमिनल अकाउंट, जो कि गलत है। सर क्या कर रहे हो आप, तो सब कुछ गलत पढ़ा रहे हो, हमें लगता है कि आप बेड़ा गर्क करने वाले हो। सर क्या करें, कंफ्यूजन तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी ना। याद रखना हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। अगर आप मेरा प्लीज एक वीडियो चेक करना, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आई रिपीट टाइप्स ऑफ अकाउंट, ऐसे लिखो टाइप्स ऑफ अकाउंट नितिन गोयल, आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा।
इसमें एक होता है रियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रियल तो अलग होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और एक तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। काफी बच्चों ने इसकी जो आंसर नीचे लिख के कमेंट में लिखा, बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो जो किसी इंसान को या कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे शब्द जिनके पीछे कोई आदमी, औरत या फिर कोई कंपनी छुपी हो, जैसे कैपिटल, कैपिटल के पीछे छुपा है ऑनर, डेटर्स के पीछे छुपे हैं बहुत सारे लोग जिनसे हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर्स इसके पीछे छुपे हैं बहुत सारे लोग जिनको पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको देना है, हमने अपने माली को, गार्डनर या उसको प्लम्बर को, कारपेंटर को बुलाया, काम करा लिया, भैया पैसे कल ले जाना, हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। किसको देना है, आदमी को देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको देनी है, किसी को देनी है। अल्टीमेटली दीज ऑल, हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम देखते हैं एक्सपेंस, नॉमिनल। जल्दबाजी में मत भागो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीए फाउंडेशन में कर रहे हो, सीएस में कर रहे हो, जहां कहीं भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हो अगर आप, तो वहां पे प्लीज लाइन पढ़ो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, unearned income, advance income, whatever you got, these are all categorized as personal account। उसका नाम होता है representative personal account। ये सारे के सारे जहां भी वर्ड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये जितना भी आएगा, ये सब के सब आपके कहां चले जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसका सही आंसर है 17% बच्चों ने सही दिया इसका आंसर, पर्सनल अकाउंट। 2300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। रियल अकाउंट 7%, पर्सनल अकाउंट 17%। तो इसका आंसर है पर्सनल अकाउंट। तो 72% बच्चों ने आज सीख लिया इसका आंसर सही क्या होता है। अभी मैंने क्वेश्चन को सेम देखो, क्वेश्चन जो मैंने पहले लिया था उसी जैसे क्वेश्चन दूसरा उठाया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन। अब यहां बच्चों ने सही आंसर लिख रखा है। देखो मैं कहता हूं ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कहां होती है, पहले आंसर गलत लिखेंगे, दूसरा आंसर सही लिखते हैं, पहला आंसर सही, दूसरा सही लिखेंगे, दूसरा आंसर गलत, ऐसे कुछ कुछ मिक्स करते रहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन, फिर से वही वीडियो फिक्टिशियस एसेट नितिन गोयल सर्च करना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके बारे में। ये वो खर्चे होते हैं जो हम अभी खर्च करते हैं और जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होता है। इट इज लाइक ए लॉस, ये शुरू में हमारे लॉस हो जाते हैं एंड दे बिकम लाइक वी हैव टू कवर देम। इसलिए आपने नाम सुना होगा राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, बैड एंड डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करते हो, नो सॉरी, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, बैड एंड डाउटफुल डेट्स प्लीज काट दो दिमाग से, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। इस तरह की चीजें जितने आपने एडवांस में किया उसको आप कवर करते हो प्रॉफिट में से हर साल धीरे धीरे। तो टिल दैट टाइम दे बिकम अवर लॉसेस एंड नाउ लिसन, लॉसेस आर अवर एसेट्स। लॉस हमारी एसेट होती है, प्रॉफिट हमारी लायबिलिटी होती है। इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो छोटी सी बनाकर डालूंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है, अभी डिस्कशन ज्यादा लंबा नहीं। तो इसका आंसर पहला है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाता है, एक हेडिंग डालते हैं हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आप चेक करना आपके बैलेंस शीट फॉर्मेट्स में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, उसमें सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम डालते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपके अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और शेयर्स, लाइक दीज ऑल कम्स इन दैट कैटेगरी। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी, ये लायबिलिटी नहीं होती है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लॉस हमारी लायबिलिटी होती है, तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड क्यों करते हो, ठीक है, इसके लिए कहानी बाद में समझाऊंगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कोई रोल नहीं है, एक्सपेंस होता तो रोल होता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। नेक्स्ट, अब आएगा ना कंफ्यूज करने के लिए, दो आपको इस तरह से दिया मैंने, सिस्टमैटिक रिस्क आर अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल। आप देखो मजे की बात, वहां पे जिन बच्चों ने सबने सही आंसर लिखा होगा ना, यहां पे मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया। यहां पे 82% बच्चे गलत है। ओ माय गॉड टीचर, कैसी बातें कर रहे हो, करनी पड़ेगी। दो ही लोग तो हैं जो आपको गलत को गलत कहेंगे आपकी लाइफ के अंदर। दो ही इंसान होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आपको गलत है तो गलत बोलेंगे, एक आपके माँ बाप और एक आपका टीचर। तो मैं यहां बैठा हूं आपके लिए एज ए टीचर, तो मैं तो बोलूंगा। 82% लोगों ने इसका आंसर गलत लिखा, दीज आर कंट्रोलेबल, नो। सिस्टमैटिक रिस्क, अभी समझाया सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप
टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सॉरी क्या बिल गेट्स ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, आप चेंज कर सकते हो? उसने किया, उससे आपका इंपैक्ट हो गया। आपकी कोई भी चीजें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर सिस्टमैटिक, सिस्टम वाइड, दे आर सिस्टम ड्रिवन। सरकार चेंज होती है, सिस्टम ड्रिवन। पॉलिटिकली कुछ हुआ, सिस्टम। एनवायरमेंट में कुछ हुआ, सिस्टम। सुनामी आया, सिस्टम। आप कुछ नहीं कर सकते। तो दीज आर अनकंट्रोलेबल। आई एम सो हैप्पी टू सी 18% बच्चे सही है, लेकिन 82% बच्चों को आज समझ आ गया होगा कि इसका आंसर अनकंट्रोलेबल होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क आर कंट्रोलेबल, वो हमारी कंपनी के हाथ के होते हैं। द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इक्विपमेंट विल बी क्रेडिटेड टू। अब देखो इस चीजों में क्या, सबसे पहले आपको एंट्री बनानी आनी चाहिए। 66% बच्चों ने आंसर सही लिखा है इसका। 12% ने लिखा फिक्स एसेट अकाउंट। फिक्स एसेट की बात थोड़ी हो रही है, हम तो एक एसेट की बात कर रहे हैं, उसका नाम है इक्विपमेंट, सारी की बात नहीं कर रहे। कैश अकाउंट 3%, डेप्रिसिएशन अकाउंट 19%। इसकी एंट्री बनाते हैं। जब भी हम डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है, उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, टू इक्विपमेंट अकाउंट। अब आप खुद बताओ, जब इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है तो इक्विपमेंट को ही करेंगे ना। एंट्री बना के देख लो, आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू के टाइम क्या होता है, हम एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं एंट्री तो ये थी, लेकिन ऐसा क्यों बोला इसने कि क्रेडिट किसको करोगे? भाई जिसको क्रेडिट करना है उसी को करोगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो आंसर इज ए। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर कंपनीज टू पे फॉर देयर फ्रॉम देयर अर्निंग इज पे टैक्स टू गवर्नमेंट, पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, पे टू शेयर होल्डर्स, नन ऑफ द अबव। एक वीडियो का नाम बताता हूं अपने लेक्चर्स की। क्या है, आजकल 400 से ऊपर के आसपास वीडियो हो चुके हैं, तो मैं उसमें जो भी है दिमाग में आपको बोलते जाऊं। एक सर्च करना रेशियो एनालिसिस इन 5 डेज, ठीक है, या उसके अंदर सर्च करना हो तो कर लेना सोल्वेंसी रेशियो। आई रिपीट, सोल्वेंसी रेशियो, नाम लिखो नितिन गोयल, ऐसे आ जाएगा आपका। जब भी हमारे कंपनी को प्रॉफिट होता है, सबसे पहले याद रखना हम अपनी इज्जत बचाते हैं। मैं तो ऐसे समझाता हूँ, सिंपल सा फंडा है। अगर मेरे पास लोन के, मैंने किसी से लोन ले रखा है, मेरे घर वालों ने पैसे दे रखा है, मैंने खुद से पैसा लगा रखा है, सबसे पहले मैं अपनी इज्जत बचाऊंगा। इज्जत बचाने का तरीका क्या है, मैं बाहर वालों का पैसा उतारूंगा। तो बाहर वाले कौन है, डेट। डेट को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले किसको पैसा दूंगा मैं, बाहर वालों को। बाहर वालों का नाम क्या है, डेट। डेट, डेटर नहीं, डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो उनको जो इंटरेस्ट देना है, सबसे पहले हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर जो बच गया, ऐसे बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऐसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, कभी टैक्स नहीं आता। फिर जो बच गया उसको बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करते हैं हम टैक्स। फिर जो आता है उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से माइनस करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। फिर जो माइनस आता है बचता है, उससे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वी गेट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, जो 62% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बाद में टैक्स, बाद में शेयर होल्डर्स। ओके, तो पहले बाहर के लोग, फिर सरकार, फिर घर के लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर होल्डर फंड, 68% बच्चों ने बोला, उनको लगता है वो सही है। डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, 19% बच्चों ने बोला। डेट प्लस इक्विटी शेयर्स, 7% बच्चों ने बोला। प्रेफरेंस प्लस इक्विटी शेयर्स, 7% बच्चों ने बोला। देखो, आप कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी देते हैं एमसीक्यू में हम लोग। अगर बोला इक्विटी, इसका मीनिंग अलग है। अगर बोला इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब अलग है। इक्विटी शेयर्स आर पार्ट ऑफ इक्विटी। आई रिपीट, इक्विटी शेयर्स आर पार्ट ऑफ इक्विटी। मतलब जो आप शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं उसको इक्विटी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी, सेम। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं किसी कंपनी में, तो अपना पैसा और बाहर वालों का पैसा मिला के जो होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आंसर इज बी, डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। जो 19% बच्चों ने सही लिखा था वो आंसर इसका सही है। दैट इज कॉल्ड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअली द फॉर्मूला इज डेट प्लस इक्विटी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। लाइक इक्विटी के अंदर हम माइनस फिक्टिशियस एसेट करते हैं। तो टोटल फॉर्मूला इलैबोरेट करेंगे ना, तो कैसे बनता है, लॉन्ग टर्म लोन्स
प्लस इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये सारा का सारा पूरा फॉर्मूला बनता है। डेट को अलग कर दो, बाकी फॉर्मूले को अलग कर दो, वो बन गया शेयर होल्डर्स फंड। सबको मिला दो तो बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप ये याद रहेगा आपको। इसका आंसर शेयर होल्डर फंड नहीं है, बाहर वालों का पैसा भी कैपिटल में शामिल किया जाता है। तो डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। तीसरा कंफ्यूजिंग में था, तो डेट प्लस इक्विटी शेयर्स कर रखा था मैंने। अगर लिखा होता डेट प्लस इक्विटी तो वो आंसर भी सही होता और बी भी सही होता, लेकिन एमसीक्यू में तो एक ही सही होगा ना, चेकबॉक्स नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आंसर इज बी, डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। ओके, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैंने एक टॉपिक दे दिया था आपको छोटा सा। अंडर स्टाफिंग रिक्रूटमेंट इज कंसीडर्ड एज। स्टाफिंग जब हम करते हैं मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो रही है, हमने चेक करा हमें लोग चाहिए, तो हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन आती है उसमें से हम स्क्रूटिनी करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो, एप्लीकेशन भेजने वाले तो हजारों हो सकते हैं ना, हम किसी को मना नहीं करेंगे। सोच के चलना है हमने किसी को मना किया क्या। ये आंसर उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जिन्होंने 11% और 4% बच्चों ने आंसर गलत दिया है, और जो बच्चे सीख रहे हैं अच्छी बात है। तो जब हम स्टाफिंग करते हैं, तो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, इसका मतलब होता है भर्ती करना। मतलब वी आर एनकरेजिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन इन आवर कंपनी, कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए। तो कौन करेगा, जितने मर्जी लोग कर दो, सबके सब करो, मोर देन वेलकम। तो जब आ जाएंगे उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, जब सिलेक्शन होगा तो हम काटना शुरू करते हैं, नेगेटिव देते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, नॉट नेगेटिव। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 2,900 बच्चों ने इसके जवाब लिखे थे। थैंक यू वेरी मच टू पार्टिसिपेट। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर। 7% बच्चों ने लिखा सेम रहता है। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या है, पहले 100 पे 10% लगा, बचा 90 पे फिर 10% लगा, बचा, फिर आया 9, फिर बचा 81, फिर उस पे लगा 10%, 8.10। एवरी ईयर द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। लेकिन जो दूसरा मेथड होता है ओरिजिनल कॉस्ट, उसके 3 नाम क्या होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। ये याद रखने के नाम जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में नाम ही कंफ्यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम रहते हैं। तो इसका आंसर है रिड्यूसेस एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन कभी बढ़ेगा नहीं, हमेशा कम होता है डिमिनिशिंग में। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया था जिसका मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया। अगर हमने एक मशीनरी दी है कॉस्टिंग 4 लाख, नॉमिनल उसकी नॉर्मल लाइफ है 5 साल, और 5 साल के बाद उसको हम कबाड़ में बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू आएगी 80,000। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। सो मशीनरी कॉस्ट वी कैन सिंपली से कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट इज 4 लाख माइनस 80,000 स्क्रैप डिवाइडेड बाय 5, द आंसर इज 64,000। तो दैट इज सिंपल आंसर 64,000। इसमें कोई सही गलत चूज करना नहीं, जो सही है वही सही है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू। 3,000 बच्चों ने इसका वोट किया। अब कुछ चीजें याद रखिएगा, कुछ नाम लिखवा रहा हूं, प्लीज ध्यान से कर लीजिए, इसको भूलना मत गलती से भी। कभी भी हमारे गुड्स लॉस्ट हो गए, फायर हो गई, सैंपल के हिसाब से बांटे, या आपने ड्राइंग कर ली, ये सब गुड्स के बारे में बता, ठीक है, सिर्फ गुड्स के बारे में। अगर गुड्स आपके लॉस्ट हो गए, फायर हो गई, सैंपल, ड्राइंग्स, आपने कुछ भी किया है, इन सब सिचुएशन में जो सामान आपने परचेज किया होता है वो कम हो जाता है। तो जब हम एंट्री करते हैं, तो सपोज पहला केस है, तो हम लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज को करेंगे। तो आंसर क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। नहीं, वो तो एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा।
तो आपका आंसर में ये डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेकंड इज परचेज अकाउंट, दिस इज द राइट आंसर। जो 44% बच्चों ने सही आंसर दिया। सेल्स यहाँ बेचा थोड़ी है हमने, ये तो खो गया, तो जब खो गया तो खो गया। जब कभी भी बिना पैसे के आपका गुड्स चला जाता है, जब कभी भी बिना पैसे के आपके गुड्स चले जाते हैं, खो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, दे आर क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ओके, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल अकाउंट ये डेबिट होता है। तो या तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल को डेबिट करोगे या एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दोगे, किसी एक को डेबिट करोगे। ठीक है जी, तो ये थे आज की तक के जितने एमसीक्यू मैंने आपकी कम्युनिटी सर्विस पे डाले थे, वो ध्यान से पढ़ते रहिए। एमसीक्यू के कारण हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत जल्दी शायद मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। जो बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं वो वहां पे जुड़ सकते हैं। इनकम टैक्स के लिए बच्चे बहुत सारे मुझे बोल रहे हैं कि सर दोबारा कंटिन्यू करो, तो लेट द न्यू सेशन स्टार्ट। 2021-22 शुरू होने दो, फिर देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। अब तक जितने मैंने पीछे कराया था, आप चाहो तो यहाँ से यूट्यूब से पढ़ लो, चाहे मेरी वेबसाइट है www.nitingoyalclasses.com पे जाओ, वहां पे सारी लिस्ट बाइफिकेटेड है। लेटेस्ट वाली चीजें शायद बाद में होती है, लेकिन अभी जो है वहां पे है सब कुछ। सिर्फ वो पुरानी सारे इनकम टैक्स की वीडियोस पढ़ लो, आपका काम पूरा खत्म हो जाएगा। देयर इज नो चेंजेस एट ऑल। बस अब आपका साथ ये चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज लगातार चल रहे हैं। जैसे पार्टिसिपेट अभी 3000, 4000, 5000, 6000 बच्चे कर रहे हैं, करते रहो पार्टिसिपेट। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतनी लर्निंग होगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि आज अगर 2 दिन के एमसीक्यू इकट्ठे हुए तो 3 दिन के बाद वीडियो बना दूं उसके ऊपर, क्योंकि 2-3 दिन में 10-12 एमसीक्यू होते हैं, और 10-12 एमसीक्यू का मतलब हो गया करीबन 30 से 35 कॉन्सेप्ट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया, दोस्तों को शेयर जरूर कर दो, कंजूसी मत करो। जैसे मैं नॉलेज आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप भी नॉलेज आगे दोस्तों को पहुंचाते रहो, और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो आज हमारा परिवार कितना हो गया पता है? हमारा परिवार हो गया है 2,42,000 बच्चों का। ठीक है, तो आप लोगों को जुड़ना है और जोड़ना भी है आगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।